हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीत कुमार और आप जुड़ रहे हैं सीजीएस कोचिंग सेंटर के साथ और हमें प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन टीजीटी एंड पीजीटी केमिस्ट्री। गाइस, आज की हमारी क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे है। वह क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में हमसे पूछे जा चुके हैं, आज हम उनका एनालाइज करेंगे। चलिए चलते हैं आपके पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, एक श्वास में ली गई या छोड़ी गई हवा की मात्रा को कहा जाता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इन वन ब्रीथ इज कॉल्ड। ऑप्शन ए टाइडल वॉल्यूम, ज्वारे आयतन। ऑप्शन बी अवशिष्ट मात्रा, रेजिडुअल वॉल्यूम। ऑप्शन सी रिजर्व वॉल्यूम, आरक्षित आयतन। या ऑप्शन डी वेटल कैपेसिटी, प्राणधारण क्षमता। यहाँ जो आपका आंसर है वो है टाइडल वॉल्यूम। ऑप्शन ए इज़ आर एब्सोल्युटली राइट। टाइडल वॉल्यूम एक बार श्वास में ली गई या छोड़ी गई हवा की मात्रा को कहा जाता है कि एक बार ब्रीथ में हम जितनी भी गैस अपने अंदर लेते हैं नॉर्मल एक श्वास में, उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, यह हम छोड़ते हैं। ठीक है, चलो अवशिष्ट मात्रा की ओर चलते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम उस वॉल्यूम को कहते हैं जब हम फोर्स के साथ ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, कहने के बाद जो लंग्स में हमारे ऑक्सीजन बच जाती है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अगला रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम आपके यहाँ दो प्रकार की हैं, एक है आपका इनहेल रिजर्व वॉल्यूम, दूसरा एक्सहेल रिजर्व वॉल्यूम। मतलब गहरी सांस हम लेते हैं तो उसे इनहेल रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, जब हम फोर्स के साथ सांस को छोड़ते हैं तो उसे एक्सहेल रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी की हम बात करें तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इनहेल रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सहेल रिजर्व वॉल्यूम, जितनी भी हम मात्रा में ये श्वास नॉर्मल लेते हैं, इन सबको ऐड करके जो वॉल्यूम बनता है वह आपका वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। प्रश्न संख्या नंबर 2, निम्नलिखित में से किस क्रिया प्रवस्था में हृदय की मांसपेशियों को आराम मिलता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी फेसेस डज द हार्ट मसल्स रेस्ट? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा हृदय जो है बिल्कुल भी आराम नहीं करता, वह 24/7 डेज जो है वर्किंग में लगा रहता है। ठीक है, देखते हैं हम सिस्टोलिक को। सिस्टोलिक का वह अवस्था है प्रकुचन की जिसमें हमारा हृदय जो है ब्लड को अरोटा और प्लमनरी वेन्स के अंदर भेज देता है, उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर 2 पॉज, बिल्कुल आराम नहीं करता, तो ये है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका है डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोलिक वॉल्यूम में क्या आता है कि आपका प्रसारण की अवस्था, जब भेजने के बाद अरोटा में और प्लमनरी वेन्स में जब ब्लड भेज दिया जाता है तो उस समय जो है हमारा हृदय का निचला भाग जो है आपका वर्टिकल चैम्बर जो है वो सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने के बाद जब वो फैलते हैं, प्रसारण करते हैं, अपनी पूर्ण अवस्था में आते हैं, तो उसे हम डायस्टल प्रसारण अवधि कहते हैं। तो उस में क्या है कि मसल्स तो क्या थोड़ी रिलैक्स होती हैं, तो यह आंसर आपका बिल्कुल सही मैच करता है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डायस्टोलिक वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉनिकल सिमुलेशन की हम बात करें तो जैसे एसए नोड जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट भेजता है आपका अपने अपर चैम्बर्स में, जिससे आपके बाइस्क्रिप्ट वॉल और टेस्क्रिप्ट वॉल्स जो है वो ओपन होते हैं। उसके बाद जो है एवी नोड्स में ये जाता है करंट, और करंट से फिर वहाँ पे जाता है आपका पुरकिंजी फाइबर्स में, जिससे मसल्स, हृदय की सारी मसल्स जो है वो कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फंक्शनल कैपेसिटी VO2 मैक्स इज आल्सो कॉल्ड। कार्यात्मक क्षमता V.O2 अधिकतम को डैश भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वॉल्यूम, बी फंक्शनल वॉल्यूम, ऑप्शन सी हार्ट रेट रिजर्व, या नन ऑफ द अबव। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि नन ऑफ द अबव जहाँ पर आता है तो आपको ये सचेत हो जाना है कि जो आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं उनमें से कोई ना कोई आंसर जरूर है। 70% ये देखने में आया है कि जितने भी क्वेश्चंस में नन ऑफ द अबव आता है तो वहाँ क्या है कि आपका आंसर डेफिनेटली बाकी के 3 ऑप्शंस में से होता ही होता है, तो हमें 3 के ऊपर ध्यान देना है। इस प्रश्न संख्या नंबर 3 का जो आंसर है वो है आपका वॉल्यूम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, वॉल्यूम। फंक्शनल कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4। ड्यूरिंग सब मैक्सिमल वर्कआउट स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ वुमेन इज डैश द मैन।
उपरार्ध व्यायाम के दौरान महिलाओं का आघात आयतन पुरुषों के तुलना में डैश होता है। यहाँ पे पर्सन ये पूछ रहा है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा जो हार्ट रेट बढ़ता है, जो हमारा बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर जो हमारा इंक्रीज़ होता है, जो हमारे हार्ट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, तो वह पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम कैसा रहता है? क्या उनसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए कहता है ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी कहता है शक्तिशाली पावरफुल होता है, ऑप्शन सी कहता है इक्वल बराबर होता है पुरुषों का और महिलाओं का, और ऑप्शन 4 कहता है लोअर होता है, निम्नतर होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन 4 है, लोअर। यहाँ पे हम देखें कि महिलाएं की जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, पुरुषों के मुकाबले जो है फिजिकल स्ट्रक्चर में कम होता है। महिलाओं का जो हार्ट रेट, हार्ट का आकार है, वह भी कम होता है। तो इसी प्रकार से जो उनका स्ट्रोक वॉल्यूम है वह भी पुरुषों के मुकाबले कम होता है। चलिए अब प्रश्न संख्या नंबर 5। केयर गिवर स्किल ट्रेनिंग इज बीइंग रिकमेंडेड बाय डैश फॉर फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट डिलेज। यहाँ पे पर्सन ये पूछ रहा है कि वह कौन सी संस्था है जो स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ, मतलब जो कुपोषित बच्चे होते हैं, जो मानसिक रूप से असक्षम होते हैं, उनकी ट्रेनिंग उनके परिवार वालों को कि कैसे उनके दिमाग का विकास किया जाए, या फिर उनमें कुपोषण से शरीर में जो आपके विकार आए हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उनकी ट्रेनिंग कौन सी संस्था जो है उनकी फैमिली को प्रोवाइड करती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ए यूनेस्को, बी WHO, सी यूनिसेफ और डी UNI। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आता है, आंसर है वह है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है कुपोषण से रिलेटेड डाटा जो है वो रखता है अपने पास पूरे दुनिया में, और उनके परिवार को जो है स्पेशल ट्रेनिंग देता है कैसे वह उनकी देखभाल करे और उनकी स्थिति को सुधारे। यूनेस्को का क्या काम है? यूनेस्को यहाँ पे जो काम करता है वह करता है यूनेस्को आपका एजुकेशन सिस्टम, साइंटिफिक, कल्चरल, इन सब से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के पूरे वर्ल्ड में इन सब की ओर ध्यान देखता है, इनका डाटा, इनकी रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है। WHO क्या करता है? वह हेल्थ से रिलेटेड जो है जितनी भी आपकी बीमारियां हैं या नई नई डिजीज़ आ रही हैं उनसे रिलेटेड, या उनसे प्रिकॉशन से, मेडिसिन से, इन सब चीज़ों को देखता है। या फिर मृत्यु दर किसी राज्य में कैसी है, किसी आपका स्टेट में या कंट्री में हम बात करें तो उनका डाटा रिकॉर्ड वह रखता है। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। विच ऑफ दीज डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड ममल्स टू मैन? मतलब संक्रमित स्तनधारियों में से कौन सा रोग पुरुषों में फैलता है? देखिए यहाँ हम पर्सन ने पुरुषों में नाम लिया है, परंतु यहाँ महिलाओं में भी ये रोग हो सकते हैं। सबसे पहले चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसी स्तनधारी के काटने से नहीं फैलता। ठीक है, स्तनधारी के काटने से नहीं फैलता। स्तनधारी आपको पता है कौन सी जीव स्तनधारी वो होते हैं जो आप अंडा नहीं देते, वो सीधा जैसे एक ह्यूमन बेबी को प्रोड्यूस करते हैं वैसे वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। रेबीज़ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली राइट, रेबीज़। क्योंकि रेबीज़ जो है आपके कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से और नेवले के काटने से फैलता है। ठीक है। मलेरिया जो है आपका मच्छर के काटने से फैलता है, राइट। और एड्स जो है आपका मैन टू वुमेन जो है वो संक्रमण से फैलता है। वो भी आपका मेनली सेक्सुअल, अगर अनसेफ्टी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उससे, प्लस आपका सेविंग्स करते हुए जो है, या फिर हेयर कट करते हुए जब आपका कोई बार्बर जो है किसी इन्फेक्टेड मैन या वीमेन का यूज़ किया हुआ ब्लेड या रेज़र आपके बॉडी पे यूज़ करता है जिससे आपको कट लग जाए, उसका कनेक्शन जो है आपके ब्लड से हो जाए तो आपको एड्स हो सकता है। प्लस किसी इन्फेक्टेड पर्सन पे यूज़ की गई सिरिंज से आपको एड्स हो सकता है अगर वही सिरिंज आपके साथ यूज़ की जाए तो। और इसके ज़्यादा केसेस ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं उनमें पाए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल्स जो आज के मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, बट उस टाइम जब हम ड्रग्स ले रहे होते हैं तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता।
ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सिम्टम बनता है कि इन्फेक्टेड ब्लड जो है अगर आपकी बॉडी में चढ़ा दिया जाए तो भी आपको एड्स हो सकता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। रेबीज इज आल्सो कॉल्ड, रेबीज को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिया, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका सही है। रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। रेबीज से संक्रमित जो व्यक्ति होते हैं उन्हें पानी से डर लगता है। ठीक है, तो इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, जो रेबीज से संक्रमित व्यक्तियों में देखने को मिलता है। ठीक है। एनोफ्लीज की बात करें, एनोफ्लीज एक मच्छर है जिससे मलेरिया फैलता है। ठीक है, और जेबी मैंगिन जो है आपका 1818 में JW मैंगिन ने 1818 में जेडब्ल्यू मैंगिन ने 1818 में इस मच्छर को नाम दिया था। इसकी कई प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें से एक प्रजाति ये भी है एनोफ्लीज मच्छर, जिससे मलेरिया होता है। प्लेजिडियम की बात करें तो प्लेजिडियम वह जीव होते हैं जो कि किसी परजीवी के रक्त के को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। इसमें मच्छर भी आ सकते हैं या फिर अन्य जीव जो खून चूसने का कार्य करते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 8। द ट्रांसपेरेंट सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स फाइबर इज कॉल्ड एज, मांसपेशी रेशों की पारदर्शी कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। ऑप्शन ए सार्कोलीमा, ऑप्शन बी सार्कोप्लाज्मा, ऑप्शन सी सार्कोमियर्स, ऑप्शन डी प्लाज्लीमा। माय डियर फ्रेंड्स, जो इस प्रश्न का उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए सार्कोलीमा। सार्कोलीमा जो है हमारे मायोफिब्रिल जो फाइबर है, मसल्स का जिसमें जुड़ा फाइबर होता है मायोफिब्रिल, उसकी जो लेयर होती है वो सार्कोलीमा होती है, वह ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ठीक है। प्लाज्मा की हम बात करें, सार्कोप्लाज्मा क्या है, साइटोप्लाज्म की तरह ही होता है और वह मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। सार्कोमियर्स जो है जेड लाइंस, आपने पढ़ा होगा जेड लाइंस को। जेड लाइंस जो है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन का जो है कॉन्ट्रैक्ट होने का, सिकुड़ने का और फैलने का जो आपका है, जिससे मसल्स हमारी कार्य करती हैं, गति आती है, उस सिद्धांत को जेड लाइंस के नाम से, जेड जोन के नाम से, एच जोन या जेड लाइंस के नाम से कहा जाता है। उसके अंदर बेसिक यूनिट का काम करती है आपके सार्कोमियर्स। प्लाज्मलीमा जो है सेल मेम्ब्रेन, हमारी जो कोशिका होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको ऐतिहासिक रूप में जो है प्लाज्मलीमा कहा जाता था। यह प्रोटेक्शन का काम करती है आपका। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द आइडल ऑफ बॉडी ब्यूटीफुल वाज गिवन बाय, शरीर सुंदर का आदर्श किसने दिया है? शरीर सुंदर आदर्श डैश द्वारा दिया गया है था। ऑप्शन ए जिम्नास्टिक इंस्टीट्यूट, बी रोमन्स, सी ग्रीक्स, डी व्यायामशाला। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, यूनान, ग्रीक्स के द्वारा जो है आपका शरीर सुंदर आदर्श का वाक्य दिया था। मैं आपको इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि उत्तर ग्रीक काल, उत्तर यूनान काल जो है आपका, उस काल में को फिलोसफर ईयर भी कहा जाता है, फिलोसफर काल भी उसको कहा जाता था, फिलोसफर पीरियड भी उसको कहा जाता है, दार्शनिक काल जो है उसको कहा जाता था। और उस काल के अंदर ही यह सिद्धांत दिया गया था कि शरीर सुंदर का आदर्श जो है उसी काल में दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल वेरीज, मायोफिब्रिल की लेंथ कितनी है? ऑप्शन ए 10 से 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 से 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 से 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 6 से 8 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 10 का जो उत्तर है ऑप्शन सी, 1 से 4 सेंटीमीटर जो है आपकी मायोफिब्रिल की लेंथ होती है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट इज स्प्रेड जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट एक प्रकार का जोड़ है, गोलाकार से युक्त। ऑप्शन ए, इनमें से वह कौन सा जोड़ है जो हम चार में? ऑप्शन ए फिक्स जॉइंट,
अचल जोड़, बी यूनिएक्सल जॉइंट एक धुरीय जोड़, 3 बायक्सल जॉइंट धुरीय जोड़, और आपका ट्रैक्सल जॉइंट त्रिधुरी जोड़। देखिए, मैं जो इस प्रश्न का उत्तर आपका है कि बॉल एंड सॉकेट कौन सा जोड़ है, तो वह त्रिधुरीय जोड़ है, क्योंकि त्रिधुरीय जोड़ वह जोड़ होता है जो किसी भी एंगल में मूवमेंट कर सकता है। और आप देखिए कि आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। ये आपके एल्बो के कंधे का जोड़ और हिप के जोड़ जो हैं आपके बॉल एंड सॉकेट जोड़ होते हैं, और ये आपके किसी भी एंगल में मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका मैं बताऊं फिक्स जॉइंट जो है आपका बॉडी में हेड का, स्टर्नम का, और स्टर्नम का हेड, स्टर्नम प्लस आपके रिब्स के जॉइंट्स जो होते हैं ये आपके फिक्स जॉइंट में काउंट होते हैं। नेक्स्ट यूनिएक्सल जॉइंट जो है आपका सैलिटरी मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये आपके पेल्विक में मिलते हैं। उसके बाद बैक्सल जॉइंट्स जो हैं आपके द्विधुरीय जोड़, इनकी हलचल आपका एक धुरीय और त्रिधुरीय जोड़ से मध्य की होती है। तो इसमें आपके जो आते हैं जॉइंट्स जैसे कि आपका हिंग जॉइंट्स हो गए, एल्बो के, घुटने के, ये जॉइंट्स जो आपका मूवमेंट तो करते हैं बट इनकी दिशा जो है एक जो एंगल है वह लिमिटेड होता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 12। द फंक्शनल डिवीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज, मेरुजा का कार्यात्मक विभाजन है। ऑप्शन ए सोमेटिक मोटर्स शारीरिक प्रेरक, ऑप्शन बी सोमेटिक सेंसरी शारीरिक संवेदी, ऑप्शन सी वेस्कुलर मोटर्स प्रेरक आंतर प्रेरक, और आपका नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इसका उत्तर है वह है प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है सोमेटिक सेंसरी नर्व्स। ये हमारे जो जितने भी सेंसरी नर्व्स होती हैं जो आपका स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, सीनस के 2 पार्ट है आपका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जितना भी हमारे नर्व्स है हमारे बॉडी में ब्रेन से मेडुला ऑब्लिंगुटा से निकल के फिर आपका एक पूंछ के तौर पर रीढ़ की हड्डी के साथ हमारे शरीर के निचले अंगों तक, भागों तक जाती है। ठीक है, सोमेटिक मोटर्स जो है आपका सीएनएस के साथ जुड़ा हुआ है पार्ट है। ठीक, और वेस्कुलर मोटर्स जो है आपका एएनएस के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स जो है इनके साथ समन्वय बनाता है। अब प्रश्न संख्या 12 हम देखते हैं। हाउ मेनी मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे मानव शरीर में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां हैं, प्रमुख लार ग्रंथियां। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो ऑप्शन सी जो है इसका 6 आपकी लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, हमारी लार ग्रंथियां जो मुख में पाई जाती हैं वह जोड़ों में पाई जाती हैं। एक आपकी कनपट्टी जो होती है उसके पास मिलती है, प्लस आपका एक मुख में पीछे की ओर हिस्से में मिलती है, प्लस एक पैर जो है आपका आगे जीवा के नीचे मिलता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। स्कोलियोसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद, स्कोलियोसिस जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वो किसके साथ जुड़ी है। देखिए मैं आपको बता दूं, स्कोलियोसिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है, चाहे लिडोसिस हो या फिर काइपोसिस हो, ये तीनों जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज हैं ये हमारी जो है रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न संख्या 14 का जो आंसर है वो 3 रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल सही है। ठीक, अब हम देखते हैं फुट, पैर के साथ कौन सा डिफॉर्मिटीज़ है। पैर के साथ आपका फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। ठीक है, प्लस आपका टो डिस्लोकन या फिर ट्रोमेग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर या फिर ट्रो की जो हड्डियों की स्थिति जो भंग हो जाती है और उनका आकार जो बदल जाता है, उसके शेप की डिफॉर्मिटीज़ भी जो है पैर के साथ, फुट के साथ जुड़ी हुई है। ये कब होता है, ये ज़्यादातर रोग जो हैं महिलाओं में देखने को मिलता है, या फिर उन पुरुषों में जो हाई हील के शूज़ और आगे से वो शूज़ पहनते हैं जो फैशनेबल होते हैं और टो को पकड़ के रखते हैं। और वुमेन्स में ये चीज़ तब तक जो वो फैशन के दौर में चलते हुए हाई हील्स जो ज़्यादा पहनती हैं, जिससे उनके शरीर का सारा भार जो है उनके टो के ऊपर आता है, और जिससे उस वजन के चलते हुए उनका टो में जो है विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनका आकार जो है वो बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेग की बात करें, टांग के साथ जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं
वह हैं आपका बोलैग, नौकनी। ठीक, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। विच आर्टरी कैरी द सप्लाई ऑफ ब्लड टूवर्ड हार्ट। वह कौन सी धमनी है जो हृदय की ओर रक्त की आपूर्ति करती है। ऑप्शन ए कैरोटाइड आर्टरी, ऑप्शन बी कॉर्नरी आर्टरी, ऑप्शन सी पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी रेटियल आर्टरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है आपका कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी वह है जो आपका अरोटा से आपका जो है हृदय के अंदर रक्त की पूर्ति करती है। ठीक है, ये अरोटा लूप से जो है विभाजित होती है और अरोटा लूप से हृदय के अंदर ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीकृत ब्लड। कैरोटिड धमनी जो है हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड को पहुंचाती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है डिओक्साइड ब्लड पहुंचाती है हमारे लंग्स में। और आपका रेडियल धमनी जो है किडनी में ब्लड को पहुंचाती है, जहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16। द बैक थाई मसल्स आर आल्सो नाउन एज। पिछली जांघ की मांसपेशियों को हम निम्न रूप से जानते हैं। ऑप्शन ए हैमस्ट्रिंग, ऑप्शन बी ग्लूटेल, ऑप्शन सी गैस्ट्रोनीमस, ऑप्शन डी क्वाड्रिप्स। देखिए, जो जांघ की पिछली हड्डी के रूप में जाना जाता है वह जाना जाता है ऑप्शन ए हैमस्ट्रिंग। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। हैमस्ट्रिंग को हम जांघ की पिछली मसल्स के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ग्लूटेल मसल्स जो है वह आपकी हिप्स की मसल्स होती है। गैस्ट्रोनोमिस मसल आपकी काफ मसल्स का एक भाग है। काफ ग्रुप जो होते हैं, काफ मसल ग्रुप, उनका एक मसल्स है उस ग्रुप का। और क्वाड्रिप्स जो है आपकी थाई की मसल्स हैं का ग्रुप है। ठीक है, ये फ्रंट थाई में आती हैं। चले अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन। रक्त में जो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा, कितने प्रतिशत उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है 90.8%, 92.5%, ऑप्शन सी 95% एंड ऑप्शन डी 98.5%। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। हीमोग्लोबिन के अंदर 98.5% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। 98.5% जो है हीमोग्लोबिन के अंदर क्या मिलता है आपको, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 18। द मसल्स विच द स्ट्रोंगेस्ट इन ह्यूमन बॉडीज। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी। देखिए, ऑप्शन ए क्वाड्रिप्स, ऑप्शन बी रेक्टस फेमरस, ऑप्शन सी स्टेनोमास्टाइड एंड ऑप्शन डी ट्राइसेप्स। दोस्तों, इस प्रश्न को पढ़ते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आया था कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। हमारी जबड़े की मांसपेशी। जबड़े की मतलब जॉ की मांसपेशी जो है वह सबसे मजबूत मांसपेशी है हमारे शरीर की। पर ऑप्शन के अंदर कहीं भी जॉ मसल्स नहीं दे रखा है, जबड़े की मांसपेशी नहीं दे रखी। ठीक है, तो हमें वो साइड में रखते हुए अब देखना होगा। देखिए, यहाँ पे प्रश्न तो अच्छा बनाया है पर उसकी तुलनात्मक उसमें मांसपेशियाँ दे दी हैं और हमें ये बताना है कि इन मांसपेशियों में से सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है। ठीक, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है तो आप आंसर देंगे फीमर। परंतु ऑप्शन में मैं फीमर ना देके आपको बाकी हड्डियों के नाम दे दूं तो आपको उनमें से सबसे बड़ी हड्डी ढूंढनी होगी। तो ऐसे इनमें से हमने सबसे बड़ी मसल्स ढूंढनी है। तो देखते हैं। सबसे पहले इसका आंसर जो है वह है रेक्टस फेमरस। रेक्टस फेमरस जो मसल्स है वह आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है इन बाकी मसल्स में से। ठीक है, क्वाड्रिप्स भी आप कहेंगे, क्वाड्रिप्स मसल्स का ग्रुप है, मसल्स का नाम नहीं है, मसल्स ऑफ द ग्रुप है। तो इसीलिए क्वेश्चन में से तो आंसर बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका
स्टेनोमास्टाइड जो ये है, ये आपकी सबसे वीकेस्ट मसल्स है आपकी बॉडी की, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी बोन जो आपकी कान के अंदर होती है उसके ऊपर एक मसल्स होती है, ठीक है। और ट्राइसेप्स जो है आपके बाइसेप्स के बैक के पीछे की मसल्स है। और तो आप देख सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि ट्राइसेप्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फ्रैक्टस फेमर्स, ठीक। चले प्रश्न संख्या 19। ट्रैकिया स्प्लिट्स इनटू टू ब्रोंचेस, द राइट ब्रोंचेस डिवाइड्स अगेन इनटू। देखिए यह पर्सन क्या कह रहा है कि ट्रैकिया जो है दो भागों में विभाजित होता है, और फिर दायां वाला जो ट्रैकिया, राइट वाला जो ट्रैकिया है, वह आगे चल के लंग्स में कितने भागों में विभाजित होता है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली ये बात है, जो इसका ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है ऑप्शन ए 2 ब्रोंची, ऑप्शन बी 2 एल्वोलाई, ऑप्शन बी 3 ब्रोंची, ऑप्शन 4 एल्वोलाई। देखो बहुत सिंपल सा आपका जो पर्सन है, बहुत आसान है। इसको हम जरा अगर ऐसे याद रखेंगे तो बहुत आसान होगा कि हमारे जो लंग्स हैं वह बड़े और छोटे हैं। देखो दोनों लंग्स समान नहीं है। आपका राइट लंग्स जो है बड़ा होगा लेफ्ट लंग के मुकाबले, क्योंकि लेफ्ट लंग के साथ जो है आपका हार्ट भी आता है, ठीक। तो इसीलिए लेफ्ट लंग का आकार छोटा है और इसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं और राइट वाले में 3 चैम्बर होते हैं। जब राइट वाले में 3 चैम्बर होंगे तो जो राइट आपकी ब्रोंचीज है तो वह कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 3 पार्ट्स में। तो इसका आंसर है 3 ब्रोंची, ऑप्शन सी। चलिए अब प्रश्न संख्या देखते हैं 20। ब्रीथिंग सेंटर इज लोकेटेड इन, श्वास केंद्र में, श्वास केंद्र यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सेरिबम, ऑप्शन बी सेरिब्लम, ऑप्शन सी स्पाइनल रीढ़ स्पाइन में, या ऑप्शन डी मेंडुला ऑब्लंगोटा मज्जिका। देखिए इसका जो उत्तर है वह ऑप्शन डी है। मेंडुला ऑब्लंगोटा जो है हमारे श्वसन क्रिया रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है कंट्रोल करता है, ठीक। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। स्पाइन कोड के साथ जो है हमारे जितनी भी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो सब जुड़ी हुई होती हैं। सेरिब्लम जो है हमारे मस्तिष्क आपका सेरिब्लम का एक भाग है, और ये क्या है कि हमारी जो मसल्स होती हैं उनके साथ ये काम करता है, ठीक है। मसल्स जैसे कि आपका बैलेंस बनाना, स्पीच का कोऑर्डिनेशंस, मूवमेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट्स जो होते हैं उनके साथ, ठीक है। और सेरिब्रम जो है हमारे ब्रेन का एक मुख्य भाग है। ये हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उन पर रिएक्शन देता है, उनका मैसेज को आगे कन्वे करता है ब्रेन तक। इसे को हम सेरिब्रम को फोर ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 21। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीज टूवर्ड्स, जब हम कोई भारी व्यायाम करते हैं तो रक्त का प्रभाव किस ओर अधिक हो जाता है। तो इसके जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर दे रखे हैं, उनमें से कोई एक देखना है, और वह है उत्तर नंबर 1 ब्रेन मस्तिष्क, उत्तर नंबर 2 स्केलेटल कंकालीय पेशी, उत्तर नंबर 3 स्किन त्वचा, और उत्तर नंबर 4 किडनीज। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर जो है वह उत्तर संख्या 2 स्केलेटल मसल्स जो है आपका बिल्कुल सही है। आपका उत्तर संख्या 2 स्केलेटल मसल जो है आपका बिल्कुल सही है। स्केलेटल मसल्स आर बिल्कुल राइट। देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रेन में जो ब्लड का फ्लो होता है वह एक्सरसाइज के दौरान नहीं होता, यह होता है टेंशन में, हाइपर टेंशन में, हाई बीपी में। जब हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन की तरफ क्या ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और जिसके ज़्यादा होने से क्या नसें भी कमज़ोर होती है, फट भी सकता है। ये ज़्यादा टेंशन की वजह से होता है ब्रेन हैमरेज, इसका एक रीज़न भी हो जाता है ज़्यादा फ्लो से, ठीक है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी, हमारे जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं उन्हें ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड का काम होता है कि उन्हें ऊर्जा प्राप्त किया जाए, लैक्टिक एसिड को कम किया जाए, तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। स्किन वॉलंटरी मसल्स का एक पार्ट है। किडनीज़ में जो है कोई रीज़न नहीं है कि वर्कआउट के दौरान ही किडनी में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। हाँ वर्कआउट के दौरान होता ज़रूर है, क्योंकि किडनी का फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड जो है अधिक स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, तेज़ी से ब्लड जो हमारे हार्ट जो तेज़ी से ब्लड का सप्लाई करता है, उस दौरान तेज़ी से किडनी के अंदर से ब्लड गुजरता है। मगर जो बाकी चीज़ें हैं जैसे हाई बीपी की टेंशन है,
टेंशन में हैं, हाई बीपी में हैं या फिर किसी डिजीज़ में हैं, तब भी क्या है कि किडनी के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो व्यायाम के दौरान सिर्फ कंगाल या पेशी की तरफ ब्लड का प्रेशर रहेगा। तो आंसर आपका 2 जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है स्केटल मसल्स। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22। एटीपी स्टोर इन, एटीपी का संचयन कहाँ होता है? ए मसल्स, गलब्लैडर, पेनक्रियास या लीवर में? देखिए ऑप्शन ए मसल्स जो है आंसर है। एटीपी का स्टोर जो है, एटीपी कह लो या ग्लाइकोजन कह लो, इनका स्टोरेज जो है आपका मसल्स में होता है। तो ऑप्शन ए आर राइट। ऑप्शन बी गलब्लैडर, गलब्लैडर क्या है, एक्स्ट्रा बाइल जूस जो हो जाता है उसको स्टोर करता है। ऑप्शन सी पेनक्रियाज में आपका इंसुलिन, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, लीवर में बाइल जूस, ठीक, ये सब स्टोर रहते हैं। चलो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23। विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन स्टिमुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम? वह कौन सी मांसपेशियां हैं जो केवल तंत्रिका तंत्र द्वारा उत्तेजित होने पर ही कार्य करती हैं? देखो हमारे शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? हमारे शरीर में पाई जाती हैं 3 प्रकार की मांसपेशियां, स्कैटर मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है, स्कैटर मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स या फिर ये सभी। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए स्कैटर मसल्स बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, क्योंकि स्कैटर मसल्स ही वो मसल्स होती हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र के उत्तेजित होने पर कार्य करती है। जब भी कोई मैसेज हमारे नर्वस सिस्टम से स्कैटर मसल्स को भेजा जाता है तभी हमारी वह मसल्स जो है कार्य करती है। ठीक है, और इनका कार्य कोई फिक्स नहीं होता है, इनका कार्य डिपेंड करता है कि ब्रेन कैसा मैसेज इनको दे रहा है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे भी मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ या फिर आप इस वीडियो को देख के इन क्वेश्चंस को अगर अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आपने देखा आपकी आइज ने मैसेज भेजा आपके ब्रेन को, ब्रेन ने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई नोट कर लो, तो उसने मैसेज भेजा आपके वॉलेंटियर मसल्स को, आपके फिंगर्स को, फिंगर्स ने पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया। अब ये काम फिंगर्स का थोड़ी ना कि वो हर बार लिखते ही चला जाएगा, फिंगर्स दिखाने के भी काम आती है, वजन को होल्ड करने के भी काम आती है, किसी चीज़ को होल्ड करने के भी काम आती है। ठीक है, यहाँ हम बात करें स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स का काम एक फिक्स होता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ पाया जाता है, जैसे कि आपका लीवर का है, लीवर का जो अपना कार्य वो करता है, स्टमक वाली स्मूथ मसल्स अपना कार्य करती है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स है वो अपना कार्य करती हैं, जो उनका कार्य उनका अपना फिक्स है, वो वही कार्य करेंगे, उससे नज़र कोई कार्य नहीं करती। ठीक, चलो कार्डियक मसल्स भी ऐसे ही है, सेम उनका अपना जो कार्य है वही करती हैं और वो 24 आवर्स कार्य करती हैं इंटू 7 डेज, तो रेस्ट पे नहीं आती, जबकि आपका स्कैटल मसल जो है रेस्ट भी कर लेती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। द सब्सटेंस विच रिड्यूस सरफेस टेंशन इन एल्वोलाई in order to avoid the collapse is? एल्वोलाई में पृष्ठ तरण कम कर ढेर होने से बचाने के लिए कौन सा द्रव शामिल है? मतलब वह फ्लूइड जो एल्वोलाई को बाकी सिस्टम का घर्षण रिक्रेशन को कम करता है जिससे वो नष्ट ना हो। ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सरफेंट, ऑप्शन डी अल्कलाई। देखिए ऑप्शन ए और बी जो है किसी भी एंगल से ये तथ्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि ब्लड और ऑक्सीजन का ये एक्सचेंज जोन है, तो सरफेस इनका कार्य उसका तनाव पृष्ठ को बढ़ाना है ना कि कम करना है। ठीक है, कम करने के लिए जो काम आता है ऑप्शन सी सरफेंट जो है आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सरफेंट ही है जो आपका एल्वोलाई के इनको कम करता है और एल्कलाई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 25। वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ पर मिनट इज अराउंड, प्रति मिनट श्वास ली गई वायु का लगभग परिणाम कितना है? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7 लीटर, ऑप्शन सी 9 लीटर, ऑप्शन डी 11 लीटर। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रति मिनट श्वास ली गई वायु का लगभग परिणाम जो है आपका ऑप्शन बी 7 लीटर आर एब्सोल्युटली राइट। बट कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में क्या है कि
प्रैक्टिस के दौरान हमारे लंग्स कितनी कैपेसिटी बढ़ जाती है कि हम इससे ज़्यादा भी ऑक्सीजन वायु का जो ब्रीथ है पर मिनट में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा। बट वो एक्सट्रीम केसेस है, जैसे कि आपका ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर्स होते हैं, या फिर एथलीट्स होते हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया होता है, या फिर आपके बाकी ऐसे जो प्रैक्टिस करते हैं, या फिर योगा के बहुत बड़े जो प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, वह उनके लंग्स की कैपेसिटी जाती है। बट एक नॉर्मल पीपल्स की हाईएस्ट जो कैपेसिटी वो 7 लीटर तक होती है, 6 to 7 लीटर्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 26, नेम ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन द मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर में पाए जाने वाले दो प्रोटीन के नाम क्या है? प्रोटीन का नाम क्या है? ऑप्शन ए एक्टिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए, हम सभी जानते हैं और ये कोई नहीं इजली पर्सन है कि मसल्स में कौन से प्रोटीन, दो ही प्रोटीन पाए थे, एक्टिन एंड मायोसिन। तो इसका आंसर हुआ प्रश्न नंबर 26 का सी, बोथ, दोनों ही प्रोटीन जो है मसल्स में पाए जाते हैं। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी मस्तिष्क और तंत्रिका, ब्रेन एंड न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी रिब्स एंड वर्टिबल्स, पसलिया और कशरुका, मतलब आपका ठीक है, ऑप्शन डी डेंड्रॉइड्स एंड एक्सॉन्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वह यहाँ पे है ब्रेन और स्पाइनल, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो है मुख्य पार्ट है हमारे सीएनएस का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आर राइट। ठीक है, ब्रेन के साथ मिलकर कार्य करते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है वह आपका न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स ही ब्रेन तक मैसेज लेकर आते हैं। और उसके बाद जो आपके डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स की हम बात करें तो ये न्यूरॉन के पार्ट है। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर क्या पाया जाता है? डेंड्राइट्स, एक्सोन्स एंड सेल बॉडी न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। राइट, चलो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 28 आपका। 28, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मसल्स इन द बॉडी? हमारे शरीर में, हमारे संपूर्ण शरीर में मसल्स का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो ऑप्शन ए 40, बी 60, डी 80% और डी आपका 100%। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी 100%। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका ऑप्शन ए 40% आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 29, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर लंग कैपेसिटी? किस निम्न में से किसके द्वारा फुसफुस की क्षमता मापी जाती है? निम्न उपकरण में से। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी वेट स्पायरोमीटर, ऑप्शन सी ग्लेवनोमीटर, ऑप्शन डी सिक्वोमैनोमीटर। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है वो वेट स्पायरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन बी आर एब्सोल्युटली राइट। चलो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हृदय की तरफ से जो ब्लड फ्लो होता है, ऑक्साइड ब्लड फ्लो होता है, उसका सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन ए हार्ट, आर्टरीज, आर्टरीज, कैपिलरीज, बी आर्टरीज, हार्ट, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, सी हार्ट, आर्टरीज, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, डी हार्ट, कैपिलरीज, आर्टरीज एंड आर्टरीज। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, जब भी आपके सामने ऐसा कोई दुविधापूर्ण प्रश्न आता है तो
आपको क्या देखना है, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए है जो कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रकार के पर्सन में, उनके लिए नहीं है जिन्हें प्रॉपर याद रहता है, वो तो खैर जीनियस हैं। एक हमारे वो भी छात्र हैं जो थोड़े से दूरपूर्ण, हमें उनका भी ध्यान रखना है। तो मैं उनका एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जहाँ यह पूछा गया पर्सन में क्या करें, रक्त परिसंचारण, ब्लड सर्कुलेशंस। ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से होता है, मेन पार्ट क्या इसका, हार्ट। ठीक है, हार्ट से ही ऑक्सीडेशन ब्लड जो है वो फ्लो होता है पूरी बॉडी में। और आखिरी पार्ट क्या है, मतलब जहाँ पे जाके जो इसका लास्ट पार्ट है ब्लड फ्लो का, वो क्या है। तो सबसे छोटी सबसे महीन हमें क्या मिलती है हमारे शरीर में, वे हैं हमारे शरीर में कैपिलरीज, मतलब हार्ट से शुरू होता है और कैपिलरीज से लास्ट का पार्ट है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हार्ट स्टार्टिंग में होना चाहिए और कैपिलरी आखिरी में। तो ये कौन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में हार्ट है और कैपिलरीज ऑप्शन बी में है, और उसके बाद ऑप्शन 2 में हार्ट नहीं है स्टार्टिंग में, तो ऑप्शन 2 कैंसिल हो गया। ऑप्शन 3 में जो है हार्ट है, कैपिलरीज भी है। ऑप्शन 4 में भी हार्ट है और कैपिलरीज नहीं है लास्ट में, तो ऑप्शन 4 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 50-50 यहाँ पर रह गया हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन 3। तो अब हमें थोड़ा सा देखना होगा कि हार्ट के साथ के बाद क्या आता है, हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, अरोटा में जाता है। अरोटा से, अरोटा के लूप से कहाँ पे चेंज होती है, अरोटा लूप से आर्टरीज में चेंज होता है, आर्टरीज से फिर आर्टरी लूप से फिर आर्टलाइज में, और आर्टलाइज से कैपिलरीज में। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल उचित है। उत्तर आ का आपका बिल्कुल सही है, उत्तर का। देखिए इसका जो सीक्वेंस है, हार्ट हृदय से जो ब्लड है आपका पंप निकला अरोटा में, अरोटा से निकलता है आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्टलाइज में, आर्टलाइज से जो है आपका जाता है, आर्टलाइज से जो आपका जाता है कैपिलरीज में। ठीक है, चले माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हमने कलेक्ट किए थे, और हमने देखा कि किस प्रकार से जो है पर्सन्स को हमसे पूछा गया है, एक सीधा सीधा ना देकर काफ़ी डीपली भी जाके उनको पर्सन्स को घुमा के हमें दिया गया है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें अपनी स्टडी जो है वो थोड़ा डीपली करनी होगी और ध्यान रखना होगा हर चीज़ को बारीकी से। ठीक है, और आज इस क्लास के साथ मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो समय चल रहा है भारतवर्ष में, बहुत ही संकट में समय है, तो इस संकट में समय में कृपया करके आप सभी भारत सरकार और भारतवर्ष का साथ दें, अपने घर में रहें, लॉकडाउन की जो प्रथा है उसका सम्मान करें, साथ ही में जो हमारे इस लॉकडाउन के खिलाफ लड़ने वाली, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाली जो सेना है, जैसे कि डॉक्टर स्टाफ हो गया है, नर्सिंग स्टाफ हो गया है, या फिर हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, इन सभी का आप सहयोग करें, सम्मान करें। ठीक है, और घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और मेरी दुआ यही है कि जल्द से जल्द इस बीमारी का विनाश हो और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, आप आपके परिवार। इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।